हेलो नमस्कार। इसमें हम लिए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के, जो आपका 2025 में एग्ज़ाम हुआ था। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के लिए हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम कम है। यह एक छोटा पैकेट बड़ा धमाके के रूप में काम करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें टॉपिक कवर करते हैं। क्या पूरा टॉपिक कवर करते हैं और उसके साथ साथ विशेष उसी पर बल देते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी में क्वेश्चन रिपीट करे या ना करे, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट करता है। यह एक छोटा पैकेट बड़ा धमाके के रूप में काम आता है, क्योंकि देखिएगा आप इस केवल 10 क्वेश्चन को जब आप फिनिश कीजिएगा तो आपके पास 100 से 150 क्वेश्चन होंगे। क्या आपके पास 100 से 150 क्वेश्चन होंगे? ठीक है, तो आप इसको देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही फायदा होगा, चाहे वो मॉक टेस्ट की बात हो चाहे फाइनल एग्जाम की बात हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मौर्य काल में अमात्य किससे संबंधित पद था? अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि मौर्य काल में अमात्य किससे संबंधित पद था? सैनिक अधिकारी से, कि राजस्व अधिकारी से, कि न्याय अधिकारी से, कि धार्मिक अधिकारी से? ठीक है, मौर्य काल में जो अमात्य का जो पद था वो किससे संबंधित था? आप कमेंट कर सकते हैं आंसर पता होगा तो। थोड़ा सा हम टाइम देते हैं आपको, क्या नहीं तो हम क्या करेंगे, आंसर बता देंगे। ठीक है, तो जो मौर्य काल में अमात्य की अगर हम बात करते हैं, मौर्य काल में अगर हम अमात्य की बात करते हैं तो ये संबंधित है राजस्व अधिकारी से। किससे संबंधित है? तो ये थे राजस्व अधिकारी से संबंधित है। ठीक है, राजस्व अधिकारी से संबंधित है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? क्या मौर्य वंश की अगर हम संस्थापक की बात करें, मौर्य वंश की संस्थापक की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे कौटिल्य या फिर चाणक्य। इनके गुरु कौन थे? तो कौटिल्य या फिर चाणक्य। कौटिल्य या फिर चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य या फिर चाणक्य थे। ठीक, इनका एक रचना है, इनका एक लेख है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये कौटिल्य है, इनके गुरु ही हैं। इसमें किस चीज़ की जानकारी दिया गया है? तो ये राजनीति बुक है, एक प्रकार का। कौन सा बुक है? तो राजनीति बुक है। ठीक, ठीक है, इसी के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही आते हैं मेगास्थनीज। ठीक, और उनकी एक पुस्तक है इंडिका, बहुत ही फेमस है। ठीक है, इंडिका, मेगास्थनीज इंडिका। ठीक है, मौर्य वंश की अगर हम बात करते हैं, मौर्य वंश की बात, चंद्रगुप्त मौर्य का समय कब से कब तक रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य का समय की अगर हम बात करते हैं कब से कब तक रहता है, तो 322 बीसी से 298 बीसी तक रहता है। 298 बीसी यानी ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक, यानी जब तक काउंटिंग शुरू नहीं हुआ था। ठीक, अच्छा, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी, विष्णु पुराण के अनुसार वह कौन थी? माता कौन थी? विष्णु पुराण के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? तो विष्णु पुराण के अनुसार इनकी जो माता थी वो मोर थी। ठीक है, और वह एक शिकारी की पुत्री थी। इनकी माता कौन थी? तो मोर थी, और वह एक शिकारी की पुत्री थी। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मोर थी और शिकारी की वह पुत्री थी। ठीक है, शिकारी की पुत्री थी। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करें मौर्य वंश का दूसरा शासक की या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी की बात करें तो वो कौन है? वे है बिंदुसार। कौन है? तो वे है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार है। ठीक है, बिंदुसार है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की पोता की बात करें तो वे अशोक है। कौन है? तो अशोक है। ठीक, अशोक है। इनके टोटल कितने शिलालेख है? तो 33 शिलालेख है। यह क्या करते हैं, अपने राजा बनने के बाद कितने वर्ष बाद कलिंग विजय करते हैं? तो 8 वर्ष बाद क्या करते हैं? कलिंग विजय करते हैं। कलिंग विजय करते हैं, और इसकी चर्चा कहाँ है? इसकी चर्चा है इनके 13वें शिलालेख में। किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। एक और बात कि अगर हम बात करें, थोड़ा सा और एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, ब्लैंक पेज। ओके, लैंडस्केप में ही दे दो। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें कि प्राचीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में कौन था? तो अर्थशास्त्र है। कौन है भाई? तो अर्थशास्त्र है। ठीक, अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। लेखक कौन है? तो चाणक्य है। कौन है लेखक? तो चाणक्य है। ठीक,
अच्छा, कौन सा मौर्य काल का कौन सा शिलालेख है, कौन सा अच्छा, शिलालेख से कौन राजा संबंधित है? अगर हम शिलालेख से बात करें, सबसे ज़्यादा शिलालेख या फिर शिलालेख का प्रारंभ किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस भाषा में जो शिलालेख था, सबसे ज़्यादा किस भाषा में था? तो दो भाषाओं में था। एक तो दो भाषाओं में था, एक तो ब्राह्मी था और प्राकृत था। कौन कौन? ब्राह्मी और प्राकृत था। ब्राह्मी और प्राकृत था। ठीक है, प्राकृत था। और अगर हम बात करते हैं, कि कौन सा इनका जो शिलालेख था, कौन सा शिलालेख था जो भारत में नहीं है, तो वो था कौन सा? कंधार शिलालेख था। कौन सा शिलालेख था? तो कंधार शिलालेख था। ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि अशोक के धम्म में भगवान की पूजा शामिल था कि नहीं? अशोक का धम्म यानी बौद्ध धर्म अपनाए थे। अशोक कौन सा धर्म अपनाए थे? जो अशोक थे कौन सा धर्म अपनाते हैं? तो ये बौद्ध धर्म अपनाते हैं। ठीक, ये बौद्ध धर्म अपनाते हैं। अशोक के धम्म में मूर्ति पूजा शामिल था कि नहीं? अशोक के धम्म में बात करते हैं, भगवान की पूजा शामिल नहीं था। ध्यान रखिएगा, भगवान की पूजा जो था, भगवान की पूजा शामिल नहीं था। भगवान की पूजा शामिल नहीं था। ठीक, शामिल नहीं था। उसके बाद बात करते हैं कि अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक तो बृहद्रथ था। अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक की अगर हम बात करते हैं तो अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। ठीक है, इसको किसने मारा? तो ये पुष्यमित्र ऋषि शुंग ने मारा। किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग मारते हैं। और किस वंश की स्थापना करते हैं? पुष्यमित्र शुंग। ये करते हैं शुंग वंश की स्थापना। किस वंश की स्थापना करते हैं? तो ये करते हैं शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश के संस्थापक के रूप में पुष्यमित्र शुंग है, शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, की स्थापना। लेते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दोनों प्रश्न है। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ठीक, तो इल्तुतमिश की बात करते हैं। अगर हम बात इल्तुतमिश की करें तो इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है? तो ये रजिया सुल्तान को घोषित किया था। ये प्रथम महिला मुस्लिम शासक थे। प्रथम महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान। ठीक, प्रथम महिला अगर मुस्लिम शासक की बात करें तो कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ये क्या कि जो पर्दा प्रथा था उसको समाप्त कर देती है। जो रजिया सुल्तान है, पर्दा प्रथा का समाप्त कर देती है। और यह पुरुषों की तरह टोपी और कोट पहनकर राज दरबार में उपस्थित होती थी। ठीक है, कोट और टोपी पहनकर ये राज दरबार में आती थी, कोट और टोपी पहनकर। इसकी जो शादी की बात करते हैं अल्तुनिया से हो जाता है। ठीक है, इसकी शादी। और इनकी मृत्यु की बात करें, अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 1240 में डाकुओं के द्वारा कैथल में इनकी मृत्यु कर दी जाती है। मतलब मृत्यु हो जाती है इनकी, डाकुओं द्वारा इनको मार दिया जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि ऐबक का, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब से कब तक शासन किए? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ रहे हैं अब। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो ये कब से कब शासन करते हैं? तो एक शासन करते हैं 1206 से 1210 तक। कब? 1206 से 1210 तक। ठीक, अच्छा, ये 1206 से 1210 तक शासन करते हैं। और राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो राजधानी लाहौर को रखते हैं। और यही थे जिनका मृत्यु पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर कर हो गया। ठीक है, राजधानी लाहौर था इनका। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो इनका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बनता है। कौन बनता है? तो इल्तुतमिश बनता है। ठीक, अच्छा, कुतुब मीनार का जो ये संस्थापक माने जाते हैं, यानी न्यू इन्हीं ने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ही रखे थे, इल्तुतमिश। ठीक है, इनके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। और इल्तुतमिश ही क्या करते हैं? रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। ठीक, रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। ठीक, अच्छा, जो अरब आक्रमण एक था, मोहम्मद बिन कासिम जो था, जब आक्रमण किया भारत पर, उस समय सिंध का राजा कौन था? अगर हम उस समय सिंध की राजा की बात करते हैं, सिंध का राजा कौन था? तो उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था, कौन? मोहम्मद
मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन जो कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का शासक कौन था? आंसर पता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। सिंध का शासक, सिंध का राजा कौन था? सिंध का शासक कौन था? तो वो था दाहिर था। कौन था? तो दाहिर था। ठीक, कौन था? तो दाहिर था। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि एक अरबी आक्रमण हुए जिनकी एक रचना है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना किसकी है? तो अल बरूनी की है। ध्यान रखिएगा, अल बरूनी की है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किनकी रचना है? तो अल बरूनी की रचना है। ठीक, अल बरूनी की रचना है, अल बरूनी की रचना किताब उल हिंद। ठीक, अल बरूनी की रचना है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 3वां प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद प्रारंभ होता है? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी जो आंदोलन था किस घटना के बाद प्रारंभ होता है? तो जब बात हम स्वदेशी आंदोलन की करते हैं तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होता है। बंगाल विभाजन के बाद इसकी शुरुआत होता है। क्या? बंगाल विभाजन के बाद इसके, बंगाल विभाजन कब होता है? तो बंगाल विभाजन की अगर हम बात करते हैं, बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो ये होता है 1905 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कर्जन था। कौन था? तो कर्जन रहता है। ठीक, साइमन कमीशन कब आता है? साइमन कमीशन की बात करते हैं तो 1907 में आता है। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और सारे के सारे अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो और मरो का नारा दिया था। करो या मरो। ठीक, करो या मरो का नारा देते हैं। अच्छा, 21 घोषणा के बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ तो बम्बई घोषणा के बाद, ध्यान रखिएगा किस घोषणा के बाद? तो बम्बई घोषणा के बाद इसकी शुरुआत होती है। बम्बई घोषणा के बाद इसकी क्या हो जाती है? इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। अच्छा, जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के बाद होता है तो स्वदेशी आंदोलन को लेकर ही कांग्रेस के जो नेता थे वो 2 दल में बट गए। स्वदेशी आंदोलन के समय में ही जो कांग्रेस के नेता थे वो 2 दल में बट गए। एक तो थे नरम दल वाले और दूसरे थे गरम दल वाले। ठीक है, गरम दल वाले ये वैचारिक रूप से बटे। ठीक है, वैचारिक रूप से बटे और सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। सूरत अधिवेशन 1907 में, यानी सूरत देखकर ही एकदम अलग अलग हट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है इन लोगों में। ठीक है, कब? सूरत देखते ही इनका क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है। कब? तो 1907 में, 1907 में। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 25 किलोमीटर है। ठीक है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी है। ठीक, अगर हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा को भारत की राजकीय नदी कहा जाता है। क्या? भारत की राजकीय नदी कहा जाता है और राजकीय या फिर राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। राज्य स्तर पर ना राजकीय कहेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर इसको राष्ट्रीय नदी की घोषणा कब किया गया? राष्ट्रीय नदी की घोषणा किया जाता है 4 नवंबर 2008 को। कब किया जाता है? 4 नवंबर 2008 को। अगर हम इसकी कहाँ से निकलती है गंगा नदी की, अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल एक गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं। कहाँ से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं। किस ग्लेशियर से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा स्थान है? तो गोमुख स्थान है। कौन सा स्थान है? तो गोमुख स्थान है। ठीक है, गोमुख स्थान है। अच्छा, जब ये निकलती है तो उस समय इसका नाम गंगा नहीं रहता, उस समय ये किस नाम से रहती है? भागीरथी। उस समय ये किस नाम से जानी जाती है? तो भागीरथी नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, उस समय ये भागीरथी नाम से जानी जाती है। लेकिन जब भागीरथी में अलकनंदा मिल जाती है, अलकनंदा जब भागीरथी में मिल जाती है, ठीक है, कहाँ मिलती है? जिस स्थान पर मिलती है उसको देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, देवप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देवप्रयाग बोलते हैं। उसके बाद भागीरथी और अलकनंदा का जो समूह होता है, जो जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है।
इसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। और ये गिरती कहाँ फाइनली जाकर, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्या, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अच्छा, ये जब बांग्लादेश में जाती है तो गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। गंगा का नाम क्या हो जाता है, गंगा का नाम अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा हो जाता है, और बंगाल में जाती है तो पद्मा हो जाता है। ठीक है। जब गंगा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, जब गंगा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जमुना। ध्यान रखिएगा, यमुना नहीं, उसको बोलते हैं हम जमुना बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जमुना। ठीक। उसके बाद ये जो गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। ठीक। गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या, बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, ध्यान रखिएगा, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर है। कितनी है, तो 1465 किलोमीटर है। ये निकलती कहाँ से है, ठीक है, अगर इसकी हम बात करें निकलती कहाँ से है, तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के, त्र्यंबकेश्वर से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नासिक जिला है, ठीक है, ब्रह्मगिरी के, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकलती है। ठीक है, किस पहाड़ी से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से क्या करती है, यह निकलती है। ठीक। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानसून पवनों को भारत में आगमन किस दिशा से होता है। मानसून पवनों का भारत में जो आगमन होता है किस दिशा से होता है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा से होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा से, तो इधर से मानसून आता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। और आते आते ये कितने भागों में बढ़ जाता है, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो इधर चल जाता है, ठीक है, एक इधर चल जाता है, एक इधर चल जाता है, और फिर एक इधर चल जाता है। ठीक, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अरब सागर है, और यहाँ क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है। यानी जो मानसून है दो भागों में बढ़ जाती है, दो शाखा में बढ़ जाती है, एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की शाखा। एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरी कौन सी, बंगाल की शाखा। ठीक। अच्छा, मानसून, मानसून का अरबी भाषा मानसून जो शब्द है अरबी भाषा में मौसिम से बना हुआ है। किससे, मौसिम से बना हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। ठीक। उसके बाद बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो मानसून से ही होती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो मानसून से ही होती है। ठीक। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान कौन सा है, तो मासिनराम है। ठीक है, मेघालय का मासिनराम स्थान है, सबसे ज़्यादा बारिश होता है। क्या राजस्थान में मानसून से बारिश होता है, नहीं हो पाता है। किसके कारण नहीं होता है, तो अरावली के कारण नहीं हो पाता है। ठीक है, अरावली के कारण यहाँ पर बारिश नहीं हो पाता है। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संवैधानिक का संरक्षक कौन है। भारत के संविधान का संरक्षक कौन है, संविधान की संरक्षक की बात कर रहा था। संविधान की संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान का सर्वोच्च संरक्षक की बात करें कौन है, अगर अपना की बात करते हैं तो 28 जनवरी 1950 की होती है। 28 जनवरी 1950 की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। उस समय सदस्यों की संख्या कितना था, तो उस समय टोटल 8 सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य थे, तो अध्यक्ष को छोड़कर 7 सदस्य थे। अब इन वर्तमान में बात करें, अगर हम वर्तमान में बात करें तो कि कितने सदस्य हैं, तो टोटल 34 सदस्य है। लेकिन अगर हम CGI को छाड़ दें, मुख्य CGI को छाड़ दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छाड़ देते हैं, तो 33 बनता है। कितना बचता है, तो 33 बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं CGI हैं, कौन है, सूर्यकांत सिंह है। अभी कौन से हैं, तो सूर्यकांत सिंह है। ठीक है, अभी कौन है, तो सूर्यकांत सिंह है। ठीक।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत ये रीट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है। कितने प्रकार के रीट होता है? तो 5 प्रकार के रीट होते हैं। कितने प्रकार के रीट होते हैं? 5 प्रकार के रीट हो सकते हैं, होते हैं। आपको कमेंट कर देना है कि कौन कौन से रीट होते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, 143 में, आर्टिकल 143 में ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति को क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ठीक, 142 में पूर्ण न्यायिक अधिकार प्राप्त है इनको, पूर्ण न्याय देने का। ठीक है, पूर्ण न्याय देने का अधिकार प्राप्त है, पूर्ण न्याय देने का। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की चर्चा 124 में, आर्टिकल 124 में चर्चा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कहाँ? तो आर्टिकल 124 में है। ठीक, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा है, ठीक है, का सदस्य का कार्यकाल पूछा जा रहा है तो 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा का अगर हम राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है जी? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कमेंट कीजिएगा। तो राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं है। ठीक है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, ठीक उसी प्रकार विधान परिषद में भी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष ही होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो दोनों में 30 वर्ष चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा और विधानसभा बनने के लिए, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की कितनी आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है 25 वर्ष। कितनी होती है? तो 25 वर्ष। कितनी होती है? तो 25 वर्ष। ठीक उसी प्रकार बात करते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी होती है? राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी होती है? तो ये होती है 35 वर्ष। कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। ठीक, अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने के लिए, यानी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में? पंचायती राज व्यवस्था के तहत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? कितना तय किया गया है वोट देने के लिए? न्यूनतम आयु तो ये 18 वर्ष तय किया गया है। कितना तय किया गया है? तो 18 वर्ष तय किया गया है। ठीक है, अच्छा, पहले क्या शुरुआत में 18 वर्ष था? तो नहीं था, शुरुआत में 21 वर्ष था। शुरुआत में कितना था? 21 वर्ष था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से इसको 18 वर्ष तक कर दिया गया। 18 वर्ष तक कर दिया गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयक को केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वित्त विधेयक की बात करते हैं तो केवल वित्त विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वित्त विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग की अगर हम चर्चा की बात करते हैं, वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग की चर्चा कहाँ है? तो 280 में है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग में अगर हम सदस्य की बात करें, सदस्यों की बात करते हैं तो टोटल 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। यानी एक अध्यक्ष होता है, एक जो होता है वो अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अभिन्न 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले एन.के. सिंह थे। इसके पहले कौन थे? तो एन.के. सिंह थे। कौन सा वो था? तो 15वें वित्त आयोग था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन? एन.के. सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन की चर्चा। राज्य वित्त आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन जो होता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है। संविधान संशोधन द्वारा इसका गठन किया जाता है। संविधान संशोधन द्वारा इसका क्या किया जाता है? तो गठन किया जाता है। संशोधन द्वारा गठन किया जाता है। ठीक, अच्छा, इसी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का भी गठन किया जाता है। संशोधन द्वारा गठन किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहाँ गया, थोड़ा वो गड़बड़ हो गया था, कि पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो एक तो सूरज का प्रकाश चाहिए होता है, इधर सूरज बना देते हैं, एक तो सूरज का प्रकाश चाहिए होता है। ठीक है, एक तो सूरज का प्रकाश चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, जल प्लस खनिज लवण चाहिए होता है, जो कि वो जड़ से ले लेता है, मिट्टी से ले लेता है। ठीक है, खनिज लवण चाहिए होता है। दूसरा एक गैस की आवश्यकता होती है, कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो CO2 की ज़रूरत होती है। क्या, CO2 की इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है। क्लोरोफिल भी, पत्ता का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के उपरांत क्या होता है, भोजन बनाने के बाद इससे O2 गैस निकलता है। भोजन बनाने के क्रम में ही, भोजन बनाने के बाद O2 गैस का निष्कासन होता है, निकलता है। यानी CO2, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रक्रिया के लिए कौन सा गैस जरूरी है, CO2 जरूरी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन सा गैस जरूरी है, CO2 है। और O2 जो है उत्पाद के रूप में ये बाहर निकलती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष होती है। तो भारत में अगर योजना आयोग की बात करते हैं तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के गठन किया जाता है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, उसके बाद टोटल कितने पंचवर्षीय योजना चलता है, तो 12 पंचवर्षीय योजना चलता है। 1991 के पहले टोटल कितने पंचवर्षीय योजना चल गया रहता था, 7, और उसके बाद कितना चलता है, था 5। इसमें योजना अवकाश कितना होता है, तो 3 बार योजना अवकाश होता है। 3 बार योजना अवकाश होता है। कब कब होता है, अगर योजना अवकाश की बात करते हैं, 3 बार क्या होता है, योजना अवकाश होता है। 3 बार योजना अवकाश होता है। ठीक, कब कब होता है, तो योजना अवकाश की अगर हम बात करते हैं तो एक तो 1966 से 1969 में होता है, 1966 से 1969 में होता है। ठीक, दूसरा जो होता है 1978 से 1980 में होता है, 1978 से 1980 में होता है, 1980 में होता है। उसके बाद 1991 और 92, 1991 से 92 में होता है, 1991 से 1992 में होता है, यानी 91-92 चलता है। ठीक है, 1991-92 रहता है। ठीक, इसको हम रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं, इसको हम रोलिंग प्लान या अनवरत योजना के नाम से भी जानते हैं, रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना। ठीक है, अनवरत योजना के नाम से भी जानते हैं, अनवरत योजना के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, अच्छा, योजना आयोग को समाप्त कब कर दिया जाता है, योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा भी आयोग काम करता है, तो नीति आयोग काम करता है। कौन सा आयोग काम करता है, तो नीति आयोग काम करता है। ठीक है, ये कब से काम करना शुरू कर दिया था, 1 जनवरी 2015 से, 1 जनवरी 2015 से। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक, पहला जो पंचवर्षीय योजना था, पहला पंचवर्षीय योजना था, कब से कब तक चलता है, तो 1951 से 1956 तक चलता है। क्या, 1951 से 1956 तक चलता है। कौन सा मॉडल रहता है, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल रहता है, हेरोल्ड डोमर मॉडल रहता है। किस चीज़ पर फोकस किया गया, तो कृषि पर फोकस किया गया। किस चीज़ पर फोकस किया गया, तो कृषि पर फोकस किया गया। ठीक, जो दूसरा पंचवर्षीय योजना चलता है, किस मॉडल पर आधारित रहता है, तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित रहता है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित रहता है। कब से कब तक चलता है, तो 56 से 61 तक चलता है, 1956 से 1961 तक चलता है। ठीक है, और हरित क्रांति कब आता है, तो हरित क्रांति आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति कब आता है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में आता है। ठीक, चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको यह सेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू अगेन। ओके।